नमस्ते दोस्तों। आज हमारे बीच में है रेनाउंड फिल्मोग्राफर रजनी आचार्य, जो माने जाते हैं फॉर सो मेनी सीरियल्स एज ए पीआरओ। रामायण, नुक्कड़ और फिल्म जाने भी दो यारो। इनके अलावा खुद फिल्मोग्राफी के अंतर्गत कई मशहूर हस्तियों के बारे में इन्होंने लाइफोग्राफी बनाया। स्वागत करते हुए मैं रजनी भाई से बोलूंगा कि आप जर्नी कैसे शुरू हुआ। सबसे तो पहले मेरे देश वाले, आपको मेरा प्रणाम, जय श्री कृष्णा, सलाम। क्यों आप दर्शक हैं तो हम दर्शक को इतना ही प्यार करते हैं और आज मौका मिला है कि आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ज्योति जी ऐसा है कि आई एम ए लाइफोग्राफर। कोई बात नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है फिल्मोग्राफर बोलता है, पर मैं लाइफोग्राफर हूँ। ये हमने एक वर्ड निकाला हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को डॉक्यूमेंट्री देखने में इंटरेस्ट नहीं है। किसी के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो आपको बोलेंगे नेहरू जी की देखिए, महात्मा गांधी जी की देखिए, लिंकन की देखिए, चार्ली चैपलिन की देखिए। मुझसे किसको ऑडियंस नहीं है। क्यों नहीं है? कि डॉक्यूमेंट्री का जरिया अलग है। हमने डॉक्यूमेंट्री को एक नया पाथ, एक नया रास्ता बनाया है। उसको हमने नाम दिया है लाइफोग्राफी। उसमें हम नॉट ओनली द इंटरव्यूज दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियो भी डालते हैं। और हमारा 80% डॉक्यूमेंटेशन और 25% हमारा थोड़ा फिक्शन भी होता है। और हम आउटडोर शूटिंग भी करते हैं। जैसे रफ़ी साहब का मैंने दास्तान रफ़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसको हम लाइफोग्राफी कहते हैं। लाइफोग्राफी ऑफ इंडिया ग्रेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी, दास्तान रफ़ी। तो उसमें हमने शूटिंग पाकिस्तान में भी किया, उसका शूटिंग हमने पंजाब में भी किया, उसका शूटिंग हमने दिल्ली में भी किया, हमने अहमदाबाद में भी किया। तो क्या होता है, जब आप देखते हो ना तो आपको विजुअल में एक रियलिटी मालूम पड़ती है कि ये रफ़ी साहब का घर दिखाया गया है। नॉर्मली बोलते रफ़ी साहब का एक जगह पे घर था, हम बोलते हैं, लेकिन हम विजुअली भी दिखाते हैं। तो ये हमारी एक अलग एक स्टाइल है। और दास्तान रफ़ी इज माय फ्लैगशिप। उसके अगर मैं सब पूरा काउंट करूं तो कुछ 16 लाख लोगों ने यूट्यूब में देखा है, फिर जी क्लासिक में देखा है, फिर Jio5 में देखा है, फिर G5 में देखा है, फिर DTH में देखा है। तो सब मिला के मुझे लगता है कि 2 करोड़ लोगों ने मेरी पिक्चर देखी है। और उसके वो मेरी फ्लैगशिप से मैं बड़ा फेमस हो चुका हूँ, मतलब लोग जानना शुरू किया है। तो लाइफोग्राफी फिल्म बनाना ज्योति भाई एक बड़ा कठिन काम है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें हम लोग बड़े बड़े कलाकारों को इंटरव्यू के लिए मनाते हैं। अभी लाइफोग्राफी बोलो या डॉक्यूमेंट्री बोलो, पैसा तो होता नहीं है, तो हमको ओब्लाइज तो करते हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ता है। बट इट्स ए गुड जर्नी। एंड अभी हमारी लाइफोग्राफी जो हमने रफ़ी साहब के लिए मतलब रिलीज की, उसके बाद हमने एक लाइफोग्राफी बनाई है जो आप 90% रेडी और महेंद्र कपूर, हिंदुस्तान के बड़े सिंगर उसमें काम करते हैं। मतलब कलाकार जैसे सिंगर है, लिरिक्स राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। ज्योति भाई, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि दास्तान रफ़ी जो पिक्चर जो हमने लाइफोग्राफी बनाई, प्लीज बिलीव मी, आई लॉस्ट द मनी। मैंने कुछ 20 से 25 लाख रुपया नुकसान किया है। मेरी वाइफ के गहने भी बेचे। तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज करने के लिए आपको उसके अंदर तन मन धन लगाना पड़ता है। और मुझे विश्वास था कि ये मेरा सक्सेस मिलने ही वाला है, बिकॉज हमने रफ़ी साहब को सिंगर नहीं दिखाया, रफ़ी साहब एज ए ह्यूमन बीइंग दिखाया। आप यूट्यूब में देख सकते हैं, स्पेशली इफ यू गो टू कमेंट सेक्शन, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए, कुछ ने लिखा आज रात भर में सोया नहीं, कोई बोलता है मेरी आंख नम हो गई, कोई बोलता है मैं इतना इसके हैंगओवर था मेरा कि 2 दिन तक ये पूरी पिक्चर में दिमाग में चलती रही। तो वो मेरी एक सक्सेस स्टोरी है। और अगर यूट्यूब में 16 लाख लोगों ने देखा है तो 15,000 लोगों ने कमेंट भी लिखी है, which is very good, something not happen.
तो ये मेरी जर्नी है. आई स्टार्टेड एज ए PRO. Then I worked with the Ramanand Sagar Ramayana. I worked with the Kundan Shah Nukkad, Manoranjan Intezar, Said Mirza, Aziz Mirza. I worked with Devanand. I worked with good producer director. Then during that time I became a journalist. I used to write in Mumbai Samachar. तो वहाँ भी मेरा एक अच्छा मतलब वाचक, रीडर्स फॉलोअर जो मुझे फॉलो करते थे, वो लोग मुझे बड़ा प्यार और सम्मान दिया है. और उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं एक नया ही चीज करना चाहता हूँ, तो लाइफोग्राफी का काम शुरू किया. वेरी इंटरेस्टिंग आपका जर्नी लाइफोग्राफर बनके. अभी अभी आपने कहा कि कई लाख आपने गवाया, बट इसके बावजूद हाउ कम यू आर गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व विद लाइफोग्राफी? मेरी फैमिली बहुत नाराज है मेरे से. जब दास्तान रफी रिलीज हुई, अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पैसा रिकवर नहीं हुआ. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वाज डूइंग वन अनदर लाइफोग्राफी ऑन अविनाश व्यास, गुजरात के बहुत बड़े कवि एंड म्यूजिक डायरेक्टर, लेजेंडरी. उससे बड़ा है म्यूजिक डायरेक्टर गुजरात में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना नहीं. तो वो चल रहा था साइमल्टेनियसली काम. फिर जब हमने उसका एक स्क्रीनिंग रखा, तो मेरी डॉक्टर आई थी वहां पे, मोना. तो पूरा स्क्रीनिंग हो गया, लोग खड़े हो गए, मतलब नॉन स्टॉप तालियां बज रही थी, तारीफ हो रही थी. वो स्टेज पे आई थी मेरे पास और मुझे इधर पप्पी करके बोलती, पापा घर मत बेचना, आपको जो करना है इसमें कमाओ, इसमें ही वापरो, इसमें ही करो. तो मैं और भी काम करता हूँ. आई एम एक्सपर्ट. आई एम एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ATN चैनल, इंडिया की फर्स्ट चैनल जो इंडिया की थी, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट था. नॉट ओनली दैट, आई वाज टोटली इंचार्ज ऑफ द चैनल. और वो मेरा एक्सपीरियंस की वजह से आई नो द टेक्निक एंड आई नो द टेक्नोलॉजी एंड आई नो द सिस्टम हाउ टू डू लाइव टेलीकास्ट. तो लायंस क्लब इंटरनेशनल के बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं एवरी ईयर, उसको बोलते हैं लायंस कन्वेंशन, अलग अलग कंट्री में होता है. तो वहाँ मेरे को लाइव टेलीकास्ट करने का मौका मिला और उसकी वजह से मैं पाकिस्तान कराची भी गया, मेरे नेटिव प्लेस पे. उसकी वजह से मैंने 18 कंट्री विजिट की है, अमेरिका भी 5-6 दफे गया हूँ. तो वो जो पैसे कमाए वो मैं इसमें डाले. अभी मेरे सीए बोलता था कि तू तो यार बहुत ज्यादा ही तेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, बट गॉड इज ग्रेट. आई थिंक पूरा सब चीज एक वक्त आएगा. लोग जैसे मेरे को एज ए लाइफोग्राफर प्यार करते, ऐसे कुछ लक्ष्मी की मेरे पे कृपा होगी. सरस्वती और लक्ष्मी का तो बड़ा मुश्किल मेल होना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सरस्वती उपासक है इसके पास पैसे नहीं आते हैं. हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग जो साधना करते हैं, रामानंद सागर है जिसने रामायण बनाए, तो वो तो आज नहीं तो कल पैसा आ जाएगा. अच्छा, आप बेसिकली गुजराती है. हाँ. और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में आपने शुरुआत किया काडू मकरानी फिल्म में चीफ प्रोडक्शन संभालने के बाद. हाँ. उसके बारे में क्या बताएंगे? देखो ऐसा था ना, ये इंडस्ट्री में बॉम्बे की रेल, आई ऑलवेज गिव वन एग्जांपल. बम्बई की लोकल ट्रेन में आपको चढ़ने को नहीं मिलता है, पूरा भरा होता है. लेकिन क्या होता है, अगर आपने पाँव भी रख दिया, एक पाँव बाहर भी और खड़े रह गए और थोड़ा आगे घुस के अंदर 2 स्टेप आगे चले गए, तीसरे स्टेशन पे शायद आप खिड़की पे बैठे हो. नसीब की बात है. तो इंडस्ट्री में घुसना इज वेरी डिफिकल्ट. हमारे एक रिलेटिव थे रमणीक आचार्य, और फिल्म बना रहे थे, तो मैंने उसके साथ काम किया एज ए प्रोडक्शन इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, एंड फ्री ऑफ चार्ज काम किया. ऑन दी कंट्री कुछ मेरे पैसे भी लग गए उसमें, बट वो मुझे एंट्री मिली, उस वजह से मेरे को बहुत सारा काम मिला. और देन आई प्रोड्यूस वन फिल्म विद अमी अस्ताना, अपमान. वहाँ से मुझे एंट्री मिली सईद मिर्जा, कुंदन शाह के ग्रुप में, और वहाँ मैंने अच्छा वो काम किया. तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपकी उंगली पकड़ के आपको कहाँ लेके जाती मालूम नहीं. अच्छा, आपका एक्सपीरियंस विद ग्रेट सीरियल मेकर लाइक रामानंद सागर क्या था? नहीं, पापा जी तो मैं तो बोलता हूँ कि एक तो
MA with इंग्लिश उस जमाने में एंड संस्कृत, और उसका जो भंडार था, इतना उन्होंने किताबें पढ़ी है, इतना साहित्य पढ़ा है, इतनी अपनी पुराण कथाएं सब पढ़ी है, और उसका जो निचोड़ है उसने रामायण में एक लाके अपने सामने रख दिया। बहुत बड़ा एक अजीब सा मतलब इसमें वाक्य है कि दूरदर्शन में हर एक स्लॉट शाम को 7 बजे के बाद हिट स्लॉट बोलते हैं इसको, प्राइम स्लॉट बोलते हैं। लेकिन रामायण सागर को रामायण दिखाने के लिए संडे मॉर्निंग का 10 बजे का स्लॉट मिला। हम सब बैठे हुए थे तो पापा जी बोले कि 10 बजे का स्लॉट मिला है, तो बड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई स्लॉट तो अननोन स्लॉट है। तो उन्होंने कहा अगर राम जी ने चाहा ना ये स्लॉट फेमस हो जाएगा। आप देखिए बाद में महाभारत भी है, रामायण भी है, कृष्णा भी है, और 10 बजे के दूरदर्शन के स्लॉट में आती थी। तो और पापा जी के साथ तो मतलब मेरे को उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, और मैं उनके पास बहुत सीखा हूँ। मैं उसका बहुत आभारी हूँ। स्पेशली उनके जो बड़ा सन सुभाष सागर है था, जो भी एक्सपायर्ड, ही वाज माय फ्रेंड, बट माय गुरु वाज हिज यंगेस्ट सन प्रेम सागर, अभी एक्सपायर हो गए। मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन प्रेम सागर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगेन इंटरेस्टिंग चीज आपके बारे में मैंने सुना, या आपके प्रोजेक्ट के बारे में, रामायण के बारे में, कि जब वो टेलीकास्ट हो रही थी वे बैक इन 86, फुल इंडिया वाज साइलेंट, सिटिंग एट होम, ट्रैफिक सब कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ रामायण। मैं कहता हूँ ना कि ये पापा जी ने रामायण बनाई, श्रेय तो उसको ही जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो जीवन है, हम जब पैदा होते तब से हमारे संस्कार में, हिंदू जो पैदा होते हैं, हमारे संस्कार में बचपन से हमने राम की, कृष्ण की बहुत सारी बातें सुनी होती है। वो हमने कान में सुनी होती है, आंख के सामने देखी नहीं है। लेकिन जब वो दृश्य और श्रावण, साउंड एंड विजुअल जब साथ में दिखता है तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। और पापा जी ने इतने प्यार से, इतने धीरज के साथ में, इतने डिटेलिंग में, विद लिमिटेड बजट में, उस टाइम इतना बजट नहीं होता था, उन्होंने जो करके दिखाया वो समथिंग ग्रेट, और एक हिस्ट्री होगी। और आप फिल्म से एसोसिएटेड थे, जाने भी दो यारो, उसमें आप पब्लिसिटी करते थे। या जैसे पब्लिसिटी की तरफ कैसे आपने वळन लिया? नहीं, पब्लिसिटी तो देखो, इस इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए तो अपने पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ये आपको बैकग्राउंड होना चाहिए। तो कोई था नहीं बैकग्राउंड, तो आई स्टार्टेड कि मैं कैसे इस इंडस्ट्री में एंट्री लूँ। तो हम लोग एक अपमान फिल्म बना रहे थे, उसमें एक हमारी हेयर ड्रेसर थी, शी वॉज ऑल्सो ड्रेस डिजाइनर फॉर द जाने भी दो यारो, देसाई नाम है उसका, आगे का नाम भूल गया हूँ। वो देसाई मैडम मेरे को लेके गई कुंदन शाह के पास, और वहां से मैंने पीआर वर्क शुरू किया। तो जाने भी दीवारों ने मेरे को बहुत बड़ी लिफ्ट दी है, क्योंकि पिक्चर इतना अच्छा था कि मुझे पीआर करने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग सामने से फोन करते थे कि भाई हमको कुंदन का इंटरव्यू चाहिए, हमको इसका इंटरव्यू चाहिए, ऐसा। उसके बाद में मेरे हाथ में रामायण का मुझे मौका मिला। तो रामायण में ऐसा हुआ कि रामचंद्र भगवान तो फेमस थे, पापा जी फेमस थे, बट उसके पीछे पीछे, वो इंजन के पीछे हमारे में एक डब्बा था, एज ए पीआर मैन, एज ए पब्लिसिस्ट में भी आगे निकल गया। और आप एसोसिएट थे विद फिल्म्स लाइक, अभी अभी आपने कहा अपमान, फिर पी से पीएम तक, कैसे इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा? I worked with Kundan sir for many years. No, Kundan is my good friend and I know him for many years. और हम लोग जाने में यारो करते थे। मैं not only as a PR man but like a family member, I used to sit down there for the story session, and then उसका रिहर्सल चलता था, सब चीज में मैं जाता देखता था, ऑब्जर्व करता था। और मुझे एक फिल्म बनाई थी, मेरा पहला एक चॉइस था अजीज मिर्जा।
जिसके साथ मैं फिल्म बनाने वाला था। तो अजीज ने मेरी वाइफ को बोला कि रणदीप को बोलो ये चक्कर में नहीं गिरने का, फिल्म बनाने का नहीं। चलो बात को बहुत बात टाइम हो गया। उसके बाद में अजीज रिटायर हो गए और उस वक्त अभी भी मैं जयंती गढ़ा पैन इंडिया लिमिटेड है उसके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। तो जयंती गढ़ा ने को मैंने रिक्वेस्ट की कि एक फिल्म बनानी है, तो बड़ा अच्छी स्टोरी अच्छा डायरेक्टर लेके आ। तो मैं कुंदन साहब को लेके गया, हमने स्टोरी सुनाई और स्टोरी पसंद आई, हमने फिल्म बनाई। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म चली नहीं। वो फिल्म चलना नहीं चलना तो अपने हाथ की बात नहीं है, लेकिन जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो सब हंसते थे। इवन जयंती भाई गढ़ा आज भी बोलते हैं कि रद्दी अभी भी हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना हंसेंगे, लेकिन वो हंसी स्क्रीन पे नहीं आई तो पिक्चर फ्लॉप हो गई। होता है, इस पार्ट ऑफ द लाइफ। बट उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं की कि मुझे कोई फिल्म बनानी है। अच्छा, फिल्मोग्राफी आपने शुरू किया लाइफ इज इटर्नल के साथ। Life is Eternal is one of the another program which is a lithography of Dr. Harikesh Puch, गांधीयन। वो एक अच्छी स्टोरी है। आप आई रिकमेंड कि आप यू कैन सी, प्लीज सी ऑन द यूट्यूब, इट इज अवेलेबल। बट इट्स अ वेरी मोटिवेटिव स्टोरी। ही हिमसेल्फ वाज अ बिग सर्जन and he was suffering from the cancer and he said कैंसर यहाँ से नहीं, यहाँ से लड़ना चाहिए। अगर यहाँ से लड़ोगे आप कैंसर को फाइट दे सकते हो। तो वो मेरा एक ऐसा मोटिवेशन वाला आइडिया था उसका, तो मैंने उसके ऊपर बनाई। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे बड़ी बात क्या है कि आई एम ए म्यूजिक लवर। मेरे को म्यूजिक का इतना ज्ञान है मैं नहीं क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन उस फिल्म के अंदर हमने वैष्णव जन तो जो एक महात्मा गांधी का प्रिय भजन जिसको नरसिंह मेहता गुजरात के बड़े कवि ने लिखा है, भगत नरसिंह मेहता, तो वो हमने संस्कृत में ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड किया और उसको यूज किया। अक्सर लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते या लाइफोग्राफी बनाते, दे विल ट्राई टू मेक ऑन समबडी हु इज एक्सट्रीमली पॉपुलर विद द पब्लिक सो दैट दे विल गेट मोर आईबॉल्स। लेकिन आप ऐसे हैं जो विक्टर पेरेरा नंबर 1 विग मेकर के बारे में भी फिल्म बनाए हैं, और बिस्साओ की मूक रामलीला जो ज्यादा लोग नहीं जानते थे उसके बारे में भी बनाया। नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉन फेस होता है ना, अभी आप दिलीप कुमार के, दिलीप साहब के ऊपर बनाइए, या आप रफ़ी साहब के लिए बनाइए, या आप और कोई सिंगर के लिए म्यूजिक के बनाइए, तो नॉन फेस होता है तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन ये जो बड़े होते हैं वो एक टीम होती है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मेकअप मैन है, हेयर स्टाइलिस्ट है, स्क्रिप्ट राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है। जब सब मिलके एक पूरा सिंक्रोनाइज होता है और जब एक जर्नी एकदम स्मूथ चलती है तो फिल्म भले सक्सेस हो या फ्लॉप हो, लेकिन लोगों का काम लोगों को दिखने को मिलता है कि इसने सिंसियरली फिल्म बनाई है। मेरे एक दोस्त है, मेरे मैं जहाँ में रहता हूँ नीचे ही रहते हैं, वो ही इज नंबर 1 वीक मेकर, ही वाज नंबर 1 वीक मेकर, ही इज देयर नाउ आल्सो। उसके जमाने में उस हेमा मालिनी, आप या बोलो आशा पारेख, या बोलो रवीना टंडन, या अनीता राज, जरीना वाफ, जीनत अमान, हेलन, सबकी हेयर स्टाइल और विग उन्होंने ही बनाई थी। और सब लोग बोलते थे कि अगर विग बनानी है तो विक्टर की विग होनी चाहिए। तो उसने भी एक कलाकार को निखारने के लिए, एक चेहरा खूबसूरत चेहरा होता है और सिचुएशन हिसाब से उस चेहरे के ऊपर मेकअप भी होता है और एक उसके ऊपर एक हेयर स्टाइल भी होती है। तो वो चीज के ऊपर वो आदमी ने इतना काम किया, इतना बड़ा काम किया है कि उससे बड़ा विग मेकर उस जमाने में इंडस्ट्री में था नहीं। इवन हीरोइन लोग उसके घर पे जाके मेजरमेंट देते थे। ही वॉज ए ग्रेट। तो मुझे लगा इसकी स्टोरी है। और दूसरा उसकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आया, गरीब घर का लड़का था, मैंगलोर से आया हुआ था, तो वो एक अच्छी स्टोरी थी। अल्टीमेटली लाइफोग्राफी बोलो या डॉक्यूमेंट्री बोलो या पिक्चर बोलो या सॉन्ग बोलो, उसमें आपको कुछ कहना है। सो नरेशन इज देयर इन डिफरेंट फॉर्म। तो
मैंने सोचा कि ये क्यों हम उसकी कहानी को पर्दे पे पेश करें, कोई हिम्मत नहीं करेगा। इट्स ए वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट बट वी हैव डन इट। अच्छा, आजकल वेयर डज डॉक्यूमेंट्री सिनेमा मूवमेंट स्टैंड? Yeah, before that I'll talk about Ramlila. There is one small village in the Rajasthan, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम बिसाऊ है। 1856 में जब क्रांति शुरू हुई हिंदुस्तान में, तभी अंग्रेज लोग वो क्रांतिवीर को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के अरेस्ट करते थे और उसको मार भी देते थे। तो दो क्रांतिकारी जेंटलमैन, एक मैडम साध्वी, वो लोग बिसाऊ गांव में छुपने को आए थे। तो छुपे तो है, छोटा गांव है, लेकिन उनको लगा कि हम क्या एक्टिविटीज करें कि हम गांव वाले को हेल्प कर सके। नॉर्मली क्रांतिवीर होता है, जो देश प्रेमी होता है, उसकी दो बातें ही होती है, संस्कार होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, जितने अपने पुराण, जितनी कथा है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान होना चाहिए। तो साध्वी जी ने रामलीला बच्चों के साथ में खेल के एक शुरू की। गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग थे, उनको साथ में उसने रामलीला शुरू की, बड़े भी उसमें थे, लेकिन गांव वाले को इन्वॉल्व किया। आज आप मानिए 180 साल से ये रामलीला अविरत, कभी भी एक भी साल नहीं वैसा नहीं, अभी भी वहाँ पे मंचन होता है उसका। वो स्टेज पे नहीं होता है, इट इज ऑन द रोड। और जो गांव वाले एक्टर नहीं है कि डायलॉग बोल सकते हैं, रावण डायलॉग बोलेगा, एक्टिंग करेगा, वो लोग मास पेंट है। और जो पीछे जो गाने बजाने वाले वो स्टोरी नरेट करते और गाने बजते रहते। तो जब मैं गया तो मैं समझा कि स्टेज पे रामलीला होगी तो मुझे इजी 4-3 कैमरा ऑनलाइन शूटिंग करके हम खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा था नहीं। इट वाज ऑन द रोड, वेरी 200-250 फीट का एक रोड था, 15-20 फीट की उसकी विड्थ थी। वहाँ पे एक सेट लगा था लंका का, एक अशोक वाटिका, एक अयोध्या, ऐसे अलग अलग सेट लगे हुए थे और रामलीला वहाँ के लोग करते थे। तो इमीडिएटली हम लोग ने 6 कैमरा, ड्रोन, ट्रॉली, क्रेन, सब का बंदोबस्त करके हमने पूरी रामलीला शूट की। और हमारे पास 4 घंटे का फर्स्ट एक कट था। वो नॉन स्टॉप एक ही दिन में शूट करके? नहीं, अब वो शूटिंग हुआ 15 दिन शूटिंग चला। 15 दिन हम लोग रोज 3-4 घंटा शूटिंग करते थे। उस जमाने में क्या होता था, शाम को, रात को जब अंधेरा हो जाता था तो गांव में कुछ काम ही नहीं है, तो प्रवृत्ति क्या है, तो ये एक प्रवृत्ति थी कि चलो हम रामलीला करते हैं, हर धार्मिक त्योहार का उत्सव मनाते हैं। तो वो वही 5 बजे 6 बजे का टाइम वही अभी भी चलन है। तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चलता है। तो हमने पूरा अच्छी तरह शूट किया। फिर 4 घंटे का हमको एक आइडिया मिला कि क्या क्या है। वो लोग का भी, हमारे पास स्क्रिप्ट तो थी नहीं, लेकिन उसको हमने पूछा आज क्या होने वाला है, तो बोला राम जन्म होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा, एक पॉइंट बोला, डे वाइज हमको बताया। तो हमने डे वाइज, हमारे कैमरामैन जो थे, उसके बाद तुम लोग डायरेक्टर, तुम लोग एक एक मूवमेंट शूट करो। तो दे वर इन द फील्ड, आई वाज देयर ऑन द मॉनिटर, बट मेरा बोलने का कोई सवाल ही नहीं आता था, बिकॉज इतनी चीज फास्ट होती थी ना, कुछ इधर हो रहा है, कुछ उधर हो रहा है, तो क्या कैमरामैन उधर लगा हुआ है, दो उधर लगे हुए, और पूरा शूट किया। फिर हमने देखा, तो फिर हमने बोला कि हमको ये पूरी रामलीला है, बिसाऊ की मुख्य रामलीला 1 घंटा 10 मिनट में पूरी करनी। तो हमने हमारे एक बड़े अच्छे व्यास जी, गुरु जी हमारे हैं, धनंजय व्यास, आचार्य धनंजय, वो कथाकार भी है और बड़े ज्ञानी है, उनको उसकी हेल्प ली और हमने उसको एक एक प्रसंग दिखाया। बोला कि ये प्रसंग में हमको दोहा, छंद या तुम्हारी चौपाई, हमको तुम ऑप्शन दो। तो उन्होंने अपने हिसाब से हमको ऑप्शन दिया और फिर हमने पूरा दोहा, छंद, चौपाई सब जो पोर्शन था वो अनूप जोलटर जी और अनुराधा पौडवाल जी के पास उनका वॉइस यूज किया। और हमने वो रामलीला के लिए एक म्यूजिकल पार्ट बनाया और बाकी का नरेशन था। और नरेशन में मंजीत कोहली ने अच्छा लिखा हुआ है, तो नरेशन पार्ट किया। कुलदीप जी
जिसने म्यूजिक दिया है। जसविंदर ने पूरा म्यूजिक संभाला था। गुजरात कोई गांव के एक सिंगर है सीमा शर्मा, उन्होंने भी अच्छा एक हमारे लिए, तो हमारे उसको हम लोग बोलते हैं म्यूजिकल एपिक ऑफ भारत, विशाल की मुख रामलीला। आज तक इस रामलीला ने 25 से 30 अवार्ड, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किए हैं। मुझे तो बोलता हूँ, जैसे रामायण सागर के साथ मैंने काम किया और रामायण बनाई, तो इसमें भी मैं कहता हूँ कि शायद मेरे को भगवान ने एक मौका दिया, तो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मतलब जान लगा के, इवन ड्यूरिंग एडिटिंग एक साल एडिटिंग चल, हम लोग ने शुरू किया, 1 साल में पिक्चर पूरी की, तो मेरा 15-20 किलो वजन कम हो गया, क्योंकि सबको पकड़ना, सबसे ये दोआ चौपाई छंद ये वो सब, बाद में फिर पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5.1 साउंड, देन कलर करेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिकल था, तो हमने किया। तो रामलीला इज वन ऑफ द माई, भगवान राम की बहुत कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा तो जो कमल पोदार, जो उस गांव के रहने वाले और आज इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं रामलीला कर पाया। कमल जी, मैं रियली आपका भी आभारी हूँ। मार्केट में what kind of documentary is in demand? Yeah, I would like to definitely talk on this subject now. We'll go for marketing and the requirement documentary. मेरी बात तो होगी, बहुत होगी, ज्यादा होगी। पहले जमाने में क्या था कि जो FTI के स्टूडेंट्स पुणे से बाहर निकलते थे, उसके लिए 2 ही विंडो थे। एक विंडो था, चले जाओ सीधा आप NFDC में, स्क्रिप्ट प्रेजेंट करो, पैसा लो, कम बजट फिल्म बनाओ। दूसरा एक विंडो था फिल्म डिवीजन, वहां आप चले जाओ, वहां आप टेक्नीशियन है तो आपको टेक्नीशियन का काम मिलेगा, कैमरामैन का काम मिलेगा, डायरेक्टर का काम मिलेगा, राइटर का काम मिलेगा, साउंड इंजीनियर का काम मिलेगा। आपको वहां भी एक जगह, एक आउटलेट था, आपको काम मिलने का एक मौका मिल रहा था 2 जगह पे। अभी वो जमाना गया। अभी तो जो जिसके पास मोबाइल है वो क्रिएटर है, और वो बनाते, अच्छी फिल्म बनाते, मोबाइल पे बनाते, सही बनाते, बट उसकी क्वालिटी नहीं होती। और जैसे हम लोग है, हम लोग पैसा लगाते हैं, टैलेंट लगाते, पैसा लगाते, टाइम लगाते, और मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अपने पे खर्चा नहीं करके। अगर आज मेरे पास 5 लाख आया तो मैं दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट करूं वो सोचूंगा, नहीं कि मैं सोचूंगा एक नई गाड़ी ले लूं या कुछ और चीज ले लूं। तो एक मिफ करके फेस्टिवल होता है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, पूरे वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री का बहुत बड़ा ये। सो आई वॉज देयर एज ए मॉडरेटर, और मेरा सब्जेक्ट था कि व्हाट इज बिहाइंड द लेंस फंड राइजिंग, पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। और मेरे पैनल में चैनल वाले, OTT वाले भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, अच्छे अच्छे लोग थे। एक ही बात का निष्कर्ष निकला, एक ही बात का जवाब आया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए टेक्निकली। अभी टेक्निकली प्रोडक्ट अच्छा हो तो आपको अच्छा कैमरा यूज करना है, आपको साउंड अच्छा यूज करना है, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, इसमें पैसे लगते हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट, चिकन और एग? तो आप पैसे लगाओ तो OTT वाला परचेज करेगा, OTT वाला डॉक्यूमेंट्री के लिए कमीशन नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या हो गया है कि हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के बहुत सारे फेस्टिवल होने शुरू हो गए। अभी इंडिया में मेरे ख्याल से कुछ डॉक्यूमेंट्री के ऊपर 100 फेस्टिवल तो होते ही है मिनिमम। तो यू गॉट अ चांस टू शोकेस योर प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और जूरी ने पसंद की है और स्क्रीनिंग हो रहा है, तो दे विल डेफिनेटली एंजॉय, दे विल डेफिनेटली, द मेकर विल फील। आखिर में एक सवाल रजनी भाई, आप बनाते आए फिल्मोग्राफी, लाइफोग्राफी, इसमें मेन तकलीफ क्या है जब लोगों के बारे में आप बनाते,
do you think the stars, celebrities expect you to spend money for them for taking part in that? मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में 25 आज मतलब 25 today my age is I'm 30 years young with 50 years experience. I'm 80. So since last 50 years I'm in the industry. Hmm. So context तो है number one. Number two, how we approach the people and why they should talk. First of all, either they speak because of they need the money or मतलब they need their Yeah. price or fees. They are professional. Of course, they must get the revenue. Why not? बट डॉक्यूमेंट्री के लिए तो बजट होता नहीं है कि भाई हम एक आर्टिस्ट को 1 लाख रुपए दे के हम उसको इंटरव्यू कर सकते हैं। और जैसे महेंद्र कपूर जी का है तो उसमें मेरे अभी 18 इंटरव्यू है। मोहम्मद रफी में मेरे 60 इंटरव्यूज थे, 60 इंडियंस इंटरनेशनल मिला के। अविनाश व्यास में मेरे 28 सेलिब्रिटीज ने मुझे इंटरव्यू दिया। तो मैं मतलब सैकड़ों लोगों के साथ काम करता हूँ। कुछ लोग अभी पहचानते भी है, अभी अनुराधा पौडवाल को बोलेगा, रजनी आचार्य बोल रहा हूँ, कौन सा किसका इंटरव्यू करना है, यू नो लाइक दैट। तो पैसा तो हम दे नहीं पाते। और वो लोग इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे लव दैट पर्सन। जैसे हमने मेरा अविनाश व्यास की फिल्म थी शुभ शब्दनु सरनामो, हम लोग आशा भोसले के कांटेक्ट करने में इतने लगे हुए थे कि मैं एडिटिंग पार्ट भी खत्म किया तभी उसका फोन आया, रद्दी भाई हम लोग इंटरव्यू करते। दैट वाज हैपन थैंक्स टू गौरांग व्यास। तो मैं जैसे उसके घर पे गया तो मैंने कहा दीदी आपका मूड भी अच्छा है तो मुझे 2-3 सवाल पूछने और 2-3 आप मुझे ये गाने गुनगुना दो। तो उन्होंने कहा कि रद्दी भाई मैं तो 6 स्टोरी बताऊंगी, 6 गाने गाऊंगी और तेरे को री एडिट करना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ। आशा जी ने विदाउट रीडिंग एंड हाथ में पेपर लिए बिना एक-एक गाने गाए। उनका कहना था कि मुझे पुरानी बातें बहुत याद है अभी भी, अभी की बात याद है, बीच की बात मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। होता है एक एज होती है तो। तो अभी ये तो सब ठीक है मेरी मेकिंग की बात है, लेकिन मेन बात है मार्केटिंग, हाउ टू रिकवर द मनी। ओके, आई मस्ट टेल यू ऑल द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स जिस ये फिल्में बनाते हैं, डोंट वरी, देयर इज ए सिल्वर लाइन। अभी इतने प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री अच्छी है, आप पैसा कहीं न कहीं से रिकवर कर सकते हो। इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने हो गए हैं, हम लोग 5, 6, 7 प्लेटफॉर्म जानते हैं, लेकिन इतने प्लेटफॉर्म हो गए उसकी भी व्यूअर्स है, तो दे कम विथ यू ऑन प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनरशिप में आ जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको होप है कि मैं पैसा रिकवर करूंगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, अभी भी मेरा करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक चंक में मेरा पूरा अक्का जो लाइब्रेरी है एक साथ में निकल जाएगा, मुझे उम्मीद है। नहीं निकलेगा तो मैंने क्रिएट किया है, मैंने बनाया है, भगवान ने दिया था, कमाया था, इसमें ही डाला है, और मेरा कोई गलत जगह पे पैसा गया नहीं है। तो मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को। 2 चीज ख्याल रखनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ या शॉर्ट फिल्म बनाओ या आप ओटीटी के लिए फिल्म बनाओ या सिल्वर स्क्रीन के लिए फिल्म बनाओ, इससे नरेशन, हाउ यू टेल योर स्टोरी, अगर आपने उसमें कामयाबी ले ली तो छोटी मोटी कमियां निकल भी जाती है, लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और मार्केट भी है, ऐसी बात नहीं, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ बेच सकते हो। यूट्यूब में तो आप अपना चैनल बना के चला सकते हो, या यूट्यूब में गिव टू सम पार्टनर। यूट्यूब बड़ी प्लेटफॉर्म होगी, शेमारू है तुम्हारा, और 25 प्लेटफॉर्म है, वहां जाके पार्टनरशिप करो जिसके करोड़ों व्यूअर्स हैं। तो दे विल कम टू नो के डॉक्यूमेंट्री आई है तो लोग देखेंगे। तो रिकवरी, हाँ थोड़ी देखो फिल्म इंडस्ट्री, एनी जॉब विद द आर्ट, बैरोमीटर तो है ही नहीं कि ये पेंटिंग है उसका मेरे को 10,000 देने का है, 10 लाख देने का है। लेकिन जो कला का जो
कला को हम्म, परखने वाला है। जो रतन को देखता है, हीरा को देखता है कि इसकी कीमत क्या है। तो इस हिसाब से अगर अच्छी प्रोडक्ट बनी है तो जरूर चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। और तो आ, मेरे देशवासी दोस्त, ये तो सबके लिए मौका है। मैंने भी काम किया है, आप भी कर सकते हो। क्रिएटिव वर्क करोगे, सरस्वती की कृपा होगी तो आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। और मेरी कामयाबी के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। मंजीत कोहली मेरे राइटर है, विनय पटेल जिसने मेरा एडिटिंग किया था। अभी प्रकाश कालेकर मेरा कैमरामैन है, जो मेरे साथ 25 साल से काम कर रहा है। प्रकाश यादव अभी हमारे नए एडिटर है। और दास्तान रफ़ी के लिए सुजाता देव ने मेरे को मौका दिया, साथ में मिलकर काम किया। तो वो सबका ये टीम वर्क है। इट्स नॉट वन कैन डू इट। ये ऐसा नहीं कि आप एक मोबाइल लेके गए और कुछ शॉट लिया, शूट लिया, ऐसा नहीं। इट हैज टू बी प्रॉपर कटिंग्स, एडिटिंग, म्यूजिक, सब कुछ होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, कलर करेक्शन होना चाहिए, ये सब होना जरूरी है। देशवासी मित्रों, सलाम, दुआ करना मेरे लिए, और जय श्री कृष्ण। देशवासी हो या देश वाले, हम देश वाले ही है। जरूर, मेरा भी यही कहना था, हम देश वाले हैं। देशवासी लोग देश वाले, ये जरूर मेरा मैसेज तो आप तक पहुंचा होगा। देश वाले जरूर देखिए। और मेरे को आपके आशीर्वाद भी चाहिए, आपकी आपका मतलब सामर्थ्य चाहिए सक्सेस होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ऑफिस आके इंटरव्यू भी दिया। इसके एवज में मैं एक ही बोल सकता हूँ, गा के, शुक्रिया मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। ज्योति वेंकटेश इज माय 40 years, हमारा दोनों का दोस्ती है, एंड वी ग्रो टुगेदर। आई वाज ए पीआरओ, देन आई वाज जर्नलिस्ट, वी यूज्ड टू गो टू मेनी इवेंट कवर करने के लिए। तो मैं आपका भी बड़ा आभारी हूँ, और सबसे पहले ये चैनल का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।